अली भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यूसुफ भाई थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। Thank you so much. And this is the second discussion we'll do with you about certain sectors. um, सबसे पहले अली भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द ओवरऑल मार्केट सिचुएशन, और जहाँ पे आपने काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट शो किए थे, एंड आपने एडवाइस भी किया था कि वी शुड नॉट गेट caught with the fear of height, rather we should focus on stock selection, जिसमें आपने कुछ सेक्टर्स भी हाईलाइट किए थे जिनमें ईएनपी था, बैंक्स थे, सीमेंट और स्टील था, और आपने कुछ स्टॉक्स भी हाईलाइट किए थे जिसमें ओजीडीसी, मारी, मिजान, एफएबीएल, अल फलाह बैंक, लकी, मैपल लीफ, मुगल, आईएसएल वगैरह थे। तो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ योर प्रेजेंस, सो अगर आप हमें अपना व्यू शेयर कर सकें कि हाउ डू यू सी व्हेन यू लुक बैक, आपको कैसी लगती है मार्केट की परफॉर्मेंस? डिड इट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस, और मेड यू अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड? सो ओवरऑल अगर आप ओवरऑल मार्केट सिचुएशन पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमें। Thank you so much, Khizr bhai, for this space and for inviting again. And with regards to market, हमने देखा कि कुछ market में performance कुछ last weeks में काफी positive performance रही, खास तौर पे ENP and banking sector में। And both sectors में एक common चीज थी, वो डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशंस थी। हमने ईएनपी सेक्टर में देखा कि जो सर्कुलर डेट या गैस सर्कुलर डेट की जो पेमेंट है उसको क्लियर करने के लिए एक मैकेनिज्म, डिविडेंड पेबैक मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट गैस यूटिलिटीज कंपनीज को पैसे देंगी, वो ईएनपी को देंगे और ईएनपी डिविडेंड्स अनाउंस कर देंगे, तो गवर्नमेंट के पास एक रूट होके पैसे आ जाएंगे और बीच में आपका जो गैस का जो सर्कुलर डेट है वो कुछ काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो सिंस आउटराइट डिविडेंड्स मिलेंगे, तो ये एक काफी बेहतर मार्केट ने इसको जो है वो काफी पॉजिटिव लिया, और हमने देखा कि ईएनपी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस एक्चुअली अगर हम देखें तो मार्केट जिस वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है वहां पर हर सेक्टर में इतनी वैल्यू है, और अब सिर्फ बात यह है कि आपके मैक्रोस कब सही होते थे। मार्केट वेट ही ये कर रही थी कि आपके मैक्रोस थोड़े से सेटल हो, तो ईच एंड एवरी कंपनी जो ब्लू चिप कंपनी है उसमें कोई ना कोई स्टोरी है, और वो कब अनलॉक होती है सिर्फ उसकी टाइमिंग जो है वो मैटर करती थी। ईएनपी में हमने देखा कि एक स्टोरी आईएमएफ प्रोग्राम के बाद फौरन आ गई, जैसे एनर्जी सेक्टर्स के रिफॉर्म्स थे। फिर हमने बैंकिंग सेक्टर के तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स थे, डिविडेंड्स अनाउंसमेंट आना शुरू हुई, अर्निंग्स अनाउंसमेंट आना शुरू की, तो उसमें भी हमने देखा काफी अच्छा प्राइस रन था। हाउएवर सीमेंट्स तो इससे पहले ही परफॉर्म कर रहे थे, यानी फरवरी से ही सीमेंट्स में एक एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, बिकॉज हमने देखा कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक्स चैलेंजेस थे, बट वो इस तरीके की अर्निंग्स पोस्ट कर रहे थे कि हमने देखा 20 रुपीज से मैपल लीफ 32 हो गया, हमने चराट सीमेंट 85 से 130 होते देखा, हमने लक्की को 400 से 600 होते हुए देखा। तो टू समराइज दिस, हमने देखा कि पिछले कुछ 2-3 या इवन हम ये कहें कि आईएमएफ प्रोग्राम के बाद मार्केट में एक बहुत अच्छा रन अप आया है, और आई थिंक ये तो हम इसको सिर्फ एक रिकवरी ट्रेड कह सकते हैं। अभी तो ये बुल साइकिल है ही नहीं जिसको हम फियर ऑफ हाइट कहते हैं, ये तो अभी आपकी सिर्फ मार्केट जो है वो री रेट हो रही है और रिकवर कर रही है, कि एटलीस्ट वो यानी मार्केट 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे चल रही थी और आपकी अर्निंग्स ग्रोथ स्टॉक्स में 15 से 25% के दरमियान थी, तो अब तो मार्केट तो पहले 5 टाइम्स 6 टाइम्स पर आएगी, तब हम कहेंगे कि ठीक है मार्केट अपने नॉर्मल लेवल पे आ गई, फिर वहां से साथ शायद हम एक बुल रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होगा कि जो अभी केटेकर सेटअप आता है, वो इकोनॉमिक टीम आईएमएफ के प्रोग्राम की पर किस तरह से जो को इम्प्लीमेंट करती है। आई थिंक ये बात एज अ कंट्री, अब हमने जो पिछले कुछ महीनों के हालात गुजरे हैं, हमने ये रियलाइज कर लिया है कि इकोनॉमी सबसे पहले आती है और पॉलिटिक्स बाद में आती है, और आई थिंक ये हर
सेगमेंट ऑफ स्टेट को पता है, अब ये चाहे वो इदारे हों या चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, कि इकोनॉमी कम्स फर्स्ट। आई थिंक ये जो केटे का सेटअप आ रहा है उसका हम देखा, ये जो इख्तियारात इनके बढ़ाए थे, एक्सटेंड किए थे, वो सिर्फ इस वजह से किए थे कि वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। तो आई थिंक ये रियलाइजेशन अब है और हम देखेंगे कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है, चाहे वो सॉवरेन वेल्थ फंड की क्रिएशन हो, चाहे वो SIFC हो, चाहे वो IMF प्रोग्राम की जो रिकमेंडेशंस है उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो जैसे ही हम देखेंगे कि इकोनॉमी हमारी रिकवरी की तरफ जाती है, ये सेक्टर्स मजीद परफॉर्म करेंगे। कुछ सेक्टर्स पहले परफॉर्म करते हैं, कुछ सेक्टर्स बाद में परफॉर्म करते हैं। हमने एक रिपोर्ट भी की है जो हमारे डायरेक्टर रिसर्च है यूसुफ साहब ने, कि मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स इन द नेक्स्ट साइकिल। तो किस तरीके से जो है वो साइकिल को, ये जो रिकवरी और बुल साइकिल एक्सपेक्टेड है उसको किस तरीके से प्ले आउट करना चाहिए। तुमने इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए एक रिपोर्ट की थी। आई थिंक यूसुफ साहब इसको फर्दर जो है वो डिटेल में ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल, यूसुफ भाई से इनकी रिपोर्ट का जो पार्ट 1 है वो आज डिस्कस करेंगे। अली भाई, आपका व्यू क्या है रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स? अभी स्टेट बैंक ने कुछ बढ़ाए तो नहीं थे पिछली दफ़ा इंटरेस्ट रेट्स, और अगर हम मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट भी बिल्कुल इनडिफरेंट फील कर रही है अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स। तो आने वाले दिनों में आपको इंटरेस्ट रेट्स किस तरह लग रहे हैं? देखें, ये जो अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाई हैं, CPI का एक नंबर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर आया है। फिर हमें अभी गैस प्राइसेस बढ़ानी है, फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो शायद हमें एक बार और प्राइस पास ऑन करनी हो पेट्रोल प्राइस की। तो हम ये देख सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े से ऊपर आएंगे। बट एक्चुअली बेट ये है कि हम जो है वो पीक आई थिंक 38% का हम देख चुके हैं। आगे अगले 2-3 महीने जो ये इन्फ्लेशन होगी, इसकी वजह से जो है वो कुछ नंबर्स ऊपर आ सकते हैं। बट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारी अपनी रिसर्च की एक्सपेक्टेशंस है, वो नेक्स्ट फरवरी से CPI के नंबर्स जो हैं वो नीचे आना शुरू होंगे, और वहां पर एक केस बिल्डअप होता है इंटरेस्ट रेट का। क्या रिस्क है कि अभी 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स बढ़ सकते हैं? मैं बिल्कुल उसको मना तो नहीं करूंगा, बट आई थिंक मार्केट इससे इंडिफरेंट होगी, क्योंकि मार्केट तो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेक्ट करी थी, बट वो अनचेंज हुआ। आई थिंक ये अब हम फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पर हमारे रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव हैं, तो शायद हमें रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं शायद 80-90% की प्रोबेबिलिटी के साथ ये भी कह सकता हूँ कि शायद हमें बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। बट अगर इनकेस बढ़ाने भी पड़े तो आई थिंक मार्केट जो है वो इंडिफरेंट होगी इससे, क्योंकि फरवरी के बाद CPI के नंबर्स जो है वो काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट्स। तो वहां पर एक इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट होगा। सही सही। जी बिल्कुल। ट्विटर पे कुछ लोग थे जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, उनका व्यू था कि बढ़ाना चाहिए, बट स्टेट बैंक ने तो नहीं बढ़ाया। अच्छा अली भाई, दूसरा IMF के प्रोग्राम की जो नया है उसके बावजूद, और जो अभी रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी हेल्दी हैं, पाक रुपी ने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया था और दोबारा डेप्रिशिएट हुआ है, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमें जो एक जो हमने IMF प्रोग्राम में एग्री किया है वो ये है कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट चलाएंगे। और इसमें मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट का मतलब ही यही है कि मार्केट उसका रेट डिटरमाइन करेगी बेस्ड ऑन इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, वही एक इक्विलिब्रियम लाएंगी। तो यस, हम ने जो बिल्कुल इंपोर्ट्स बंद कर दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर, वो हमने थोड़ी IMF प्रोग्राम के बाद रिलैक्स करना शुरू की है। बट जो FX में मूवमेंट है, ये जो हम कहते हैं कि USD PKR की जो मूवमेंट है इंटरबैंक मार्केट में, ओपन मार्केट में, दैट इज बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, जो हमारी ट्रेड की सिचुएशन है। तो हम IMF प्रोग्राम में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कोई करेंसी कोई फ्री फॉल नहीं होगा। बट आई थिंक जिस दिन हमारे पास अगर किसी महीने का रेमिटेंसेस का नंबर अच्छा है या एक्सपोर्ट का नंबर अच्छा है, तो हम देखेंगे मार्केट में फ्लोज होंगे, तो करेंसी आपकी PKR अप्रिशिएट कर जाएगा। किसी टाइम अगर हमारी ऑयल की पेमेंट्स हुई, हमने थोड़ी सी इंपोर्ट ज्यादा जाने दी, तो जो है वो शायद उस महीने के आउटफ्लो ज्यादा होंगे। तो आई थिंक ये मार्केट डिटरमाइन करेगी, और इसके मार्केट में इंटरबैंक मार्केट में जो भी करेंसी की मूवमेंट्स है वो मार्केट डिटरमाइंड है।
इसमें हमें आई थिंक ये एक हेल्दी साइन है कि मार्केट खुद अपने इक्विलिब्रियम जो है वो फॉलो कर रही है। इसमें कोई बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स नहीं है, कैड भी हमारा कंट्रोल में है। तो आई थिंक दैट दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट। आई थिंक ये एक नॉर्मल मूवमेंट्स हैं जो कि होनी भी चाहिए टू 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 यू नो टू ट्रेड को जो है वो इजी इनफ्लो आउटफ्लो देने के लिए। थैंक यू अली भाई। अली भाई हमारे साथ ही रहें। एंड पे मैं आपसे ओवरऑल आपका गोइंग फॉरवर्ड व्यू लेता हूँ। यूसुफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी रिपोर्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो अभी आपने रिलीज की है। उसमें आपने स्टार्ट किया था विद एन एनालॉजी ऑफ पेंडुलम। तो अगर इसको आप हमें समझाएं और बताएं कि हमारी जो पीएसएक्स है वो इस पेंडुलम के किस साइड में है। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो लोग सुन रहे हैं, मैंने अभी एक अपनी प्रोफाइल से लिंक जो है वो प्रेजेंटेशन का शेयर कर दिया है। लिंक्डइन का लिंक है, तो अगर कोई प्रेजेंटेशन को फॉलो करना चाहे वहां से जब हम कोई स्लाइड डिस्कस करें तो वो वहां से कर सकता है। अच्छा देखिए, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि देखें, मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा पेसिमिज्म और बहुत ज्यादा यूफोरिया के बीच में जो है वो घूम रही होती है कॉन्स्टेंटली। लोग इमोशनल होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस एक स्ट्रेट लाइन में जाती नहीं रहती हैं, और क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं, कभी बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं तो स्टॉक्स बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं। और कभी लोग जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उसकी वजह से स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। और ना ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म चलता है, और ना बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए बहुत ज्यादा पेसिमिज्म चलता है। और ये दुनिया में हर मार्केट में होता है। ये कमोडिटी मार्केट्स में भी होता है, उसी तरीके से ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है। तो अगर आप देखें कि पिछले कुछ सालों के जो इवेंट्स हैं उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गई है। और जब हम बोलते हैं कि मार्केट बढ़ गई है, तो हमारा मार्केट बढ़ने से मतलब इंडेक्स पॉइंट्स नहीं होता है। उससे हमारा मतलब बहुत दफा कुछ वैल्यूएशन के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस टू अर्निंग्स ले लें, तो जब मार्केट पाकिस्तान में अच्छी होती है तो मल्टीपल जो है स्टॉक के वो 10 से 12 टाइम्स के होते हैं। मतलब अगर कोई कंपनी 1 रुपया कमाती है तो वो कंपनी आपको 10 से 12 रुपए की मिल रही होती है। और फिर जो टाइम्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान में पेसिमिज्म होता है, वहां पे आपको कोई कंपनी अगर 1 रुपया कमाती है तो 3 रुपए की मिल रही होती है। और उसकी वजह ये होती है कि इन्वेस्टर समझ रहे होते हैं कि ये जो आज 1 रुपया कमा रही है, ये अगले साल शायद 50 पैसे कमाएगी। जब ऑप्टिमिज्म होता है तो सबको लग रहा होता है कि इस साल ये कंपनी 1 रुपया कमा रही है, अगले साल 2 रुपए कमाएगी। तो उसकी वजह से जो है वो ये स्विंग्स हो रहे होते हैं। और लोग जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंजी में होते हैं जब मार्केट्स ऊपर होती हैं, और जब मार्केट्स बहुत नीचे होती हैं तो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस बहुत नीचे होती हैं। तो अभी इस वक्त यही बज़ाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक फेज से गुजरा है। आप टीवी खोलें तो भी सब परेशान हैं, इकोनॉमी के बहुत बुरे हाल हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हुई है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम खास तौर पे शहरों में बहुत ज्यादा गिर गई है। डिमांड प्रोडक्ट्स की, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, कंस्ट्रक्शन आइटम्स के अलावा गाड़ियां हो गई, इन चीजों की डिमांड भी काफी कम हो गई। होम अप्लायंसेज हो गई, इन चीजों की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इस आईएमएफ प्रोग्राम के बाद और इंशाल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रखते हुए और आईएमएफ के अम्ब्रेला के अंडर जो है वो एक रिकवरी का पाथ शुरू करेगा। तो हमें यही लगता है कि देखें, हर कुछ सालों के बाद मार्केट जब जब ये इस तरह के इवेंट्स पहले हुए हैं, जैसे 2008 हुआ है या 1998 से 2001 के बीच का पीरियड है, तो इन पीरियड्स के बाद एक बूम साइकिल आती है। जो अगर आप पीछे चले जाएं तो 2002 से लेके 2007-8 तक जो है वो एक साइकिल थी जिसमें मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा पेसिमिज्म से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म की तरफ गई, क्योंकि हालात जो है वो मुल्क के बेहतर होना शुरू हो गए। इसी तरीके से आप 2011 के फ्लड्स देखें, और 2012 से एक तेजी स्टार्ट हुई है और वो 2017 तक चली है। इस दफा फिर यही हुआ है कि एक फ्लड आया है, एक हालात खराब हैं, रिजर्व्स की सिचुएशन बहुत बुरी है, और अब एक आईएमएफ के 9 महीने के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में पाकिस्तान चला गया है। और अब जो है वो दोबारा हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते हुए लगते हैं। सही है, मसाइल बहुत अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उन मसाइल की वजह से इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी 1 रुपया कमाती है तो वो या स्टॉक 3 रुपए से 4 रुपए के बीच में आपको स्टॉक्स अवेलेबल, जो कि बहुत सस्ते हैं। तो मेरा ख्याल है पेंडुलम वाली बात तो यही है।
यूसुफ भाई, आपने साइकिल्स भी मेंशन किए हैं अभी भी, और लिटिल बिट बूम एंड बस्ट। तो आपने रिपोर्ट में भी मेंशन किया, एंड देन दीज आर द साइकिल्स वेयर वी विल डिस्कस द सेक्टर्स, कि अभी कौन से गुड सेक्टर्स हैं जिनसे एडवांटेज लिया जा सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस वी कैन मेक। तो अगर आप थोड़ा सा साइकिल को एक्सप्लेन करें, एंड हाउ वुड यू रिलेट दीज साइकिल्स विद द नोटोरियसली नोन पाकिस्तान बूम एंड बस्ट साइकिल्स ऑफ आवर इकोनॉमी? देखें, एक तो बूम एंड बस्ट साइकिल होता है इकोनॉमी का। अ, वो साइकिल कुछ इस तरीके से होता है कि पाकिस्तान एक क्राइसिस से बाहर निकलता है, करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, कुछ साल तक गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल साइड कंट्रोल करके रखती हैं और चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के साथ इंप्रूव होती रहती हैं। फिर जनरली यही होता रहा है कि एक इलेक्शन आने वाला है तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देती है। जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देती है तो वो पैसे प्रिंट करके वो पैसे खर्च कर रही होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े, जिसको आप टीवी पे सुनते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया या प्राइमरी डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से फिर इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मुल्क में ज़ाहिर है उतने गुड्स बन नहीं रहे होते हैं और आप लोगों के पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे कर देती है गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो जाती है। जब वो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो जाती है तो इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और पाकिस्तान दोबारा एक करेंसी क्राइसिस हो जाता है कि भाई डॉलर नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा रिफॉर्म की बातें शुरू होती हैं और फिर दोबारा एक साइकिल शुरू होती है। तो अभी इस वक्त पाकिस्तान दोबारा उसी तरह के फेज से गुजर रहा है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने जो है वो अ, दोनों पार्टीज ने जो है वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए और वो नोट छाप के किए, जिसकी वजह से जो है इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। और जब उन्होंने नोट छाप के जो है वो अ, ये स्पेंडिंग की, तो उसके बाद एक करेंसी क्राइसिस आया और अब हम वहां पे हैं जहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है। उसके साथ साथ एक और चीज ये हो गई कि पाकिस्तान का जो डेट है, ये साइकिल के अलावा की बात है कि इस साइकिल में जो डिफरेंट चीज थी वो ये थी कि पाकिस्तान का एक फॉरेन डेट का भी क्राइसिस आ गया, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर गई और शॉर्ट टर्म पेमेंट्स खड़ी हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आईएमएफ के अंदर जाना पड़ा। तो जनरली ये पाकिस्तान में होता रहा है पिछले 30 साल, अगर आप देखेंगे तो ये चीज होती रही है कि करेंसी क्राइसिस होता है, फिर चीजें कुछ साल के लिए सही होती हैं, फिर दोबारा एक करेंसी क्राइसिस होता है और दोबारा चीजें सही होती हैं। हमारा आज का टॉपिक इसको सही करना है कैसे है वो नहीं है, हमारा टॉपिक आज का साइकिल्स है और हम इन साइकिल से कैसे फायदा उठा सकते हैं रादर देन मुल्क को ठीक कैसे करना है। तो एक तो हो गई इकोनॉमी की साइकिल। ये साइकिल जनरली सेक्टर्स की अपनी साइकिल से भी जो है वो कोइंसाइड करती है बहुत दफा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अ, तो तेजी में क्या होता है कि कंपनीज एक्सपैंड कर रही होती हैं और उन एक्सपेंशंस की वजह से जो है वो ओवर सप्लाई हो जाती है, और जब ओवर सप्लाई हो जाती है तो उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। फिर दोबारा एक सेक्टर्स में कंसोलिडेशन का फेज आता है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डिमांड बढ़ती है, दोबारा प्राइसेस बढ़ती हैं और हम दोबारा एक पेसिमिस्टिक टाइम से एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम के अंदर चले जाते हैं। तो सीमेंट हमने लास्ट 1 फरवरी में रिपोर्ट भी लिखी थी और एक स्पेस भी जो है वो मैंने आपके साथ की थी। तो उसके अंदर भी जो है हमने यही डिस्कस किया था कि सीमेंट्स के फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जिसके अंदर सीमेंट डिमांड ग्रेजुअली बढ़ रही होती है और कोई एक्सपेंशन नहीं आ रही होती हैं। जब मार्जिन एक एक हद से बढ़ जाते हैं और डिमांड एक लेवल से ऊपर चली जाती है तो फिर सीमेंट कंपनीज दोबारा एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। अब जब जब 50 से 60% से ज्यादा सेक्टर की कैपेसिटी बढ़ी है, उसके बाद सेक्टर में एक क्राइसिस टाइप आया है। हम स्पेसिफिकली इस वक्त सीमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सेक्टर में जो है वो एक क्राइसिस आता है और प्राइसेस गिरती हैं और मार्जिन गिरते हैं और ये स्टॉक्स जो है वो बहुत नीचे आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सीमेंट प्लांट, फॉर एग्जांपल एक सीमेंट प्लांट कितने का लगता है। तो एक सीमेंट प्लांट 80 से $100 पर टन का लगता है अगर आप यूरोपियन प्लांट लगाने के लिए जाएं। पर टन से मेरा मतलब ये है कि अगर एक 2 मिलियन टन का प्लांट है तो वो $200 मिलियन का लगता है। हम डॉलर में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो रुपये और डॉलर की प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंज आया है रुपी डॉलर पैरिटी में, जिसकी वजह से बहुत बेहतर होता है कि अगर आप 20-30 साल देख रहे हैं तो आप कोई ऐसी करेंसी यूज कर लें जो जो स्टेबल रही हो। तो एक हमने स्लाइड नंबर 8 है प्रेजेंटेशन की, जिसमें एक मेपल लीफ सीमेंट का चार्ट है, एक उसके बीच में रेड लाइन ड्रॉ हुई हुई है जो बता रही है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। $100 पर टन का नया प्लांट लगता है और ये स्टॉक्स $200 पर टन के भी हो जाते हैं और फिर $5 पर टन के हो जाते हैं, $200 पर टन के हो जाते हैं, फिर $5 के हो जाते हैं। तो
वो 3 डिस्टिंक्ट साइकिल्स ये स्लाइड नंबर 8 में नजर आ रही हैं, और अब हम शायद एक चौथी साइकिल की तरफ जा रहे हैं जिसमें डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं। मार्जिन बढ़ने की एक वजह कोल प्राइस का नीचे आना है और दूसरी वजह सीमेंट प्राइस का ऊपर जाना है, और अब डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। ऐसे जुलाई में हमने देखा कि क्योंकि लास्ट ईयर फ्लड था तो इस साल उसकी वजह से डिमांड बहुत बेहतर है, बट इस वक्त आज की डेट में डिमांड जो है वो हमारी बेट नहीं है। आज की डेट में हमारी बेट है कि मार्जिन जो है वो स्टेबल रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years डिमांड वापस रिकवर कर जाएगी। तो तो साइकिल्स तो मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ फिर साहब। सही है, आपने लिटिल बिट टच्ड अपॉन किया सीमेंट सेक्टर को। तो अगर मैं सीमेंट के स्टॉक्स देखूं, इस साल 2023 में उनकी जो ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल लक्की ने 65% दिखाई है, चराट ने 70, मैपल लीफ ने 80, पॉइनियर ने 125 प्लस। और आपकी जो रिपोर्ट आई थी शायद परहैप्स फेब में आई थी, उसके बाद अगर मैं रिपोर्ट के बाद आपने रिकमेंड भी किया था सीमेंट सेक्टर उस टाइम, और उसके बाद चराट तकरीबन 24% बढ़ा है, पॉइनियर 67, मैपल लीफ 43, कोहार्ट 26, एपीएल 54, एसीपीएल, डीजी 30%। तो अभी काफी ग्रोथ इनमें आ चुकी है। जैसे अली साहब ने भी कहा कि सीमेंट ने अच्छा ग्रो किया इस साल। क्या आपको अभी भी लगता है कि इनमें कोई जूस रह गया है इन्वेस्टर्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड? अच्छा देखें, इसमें ना हम एक चीज समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये सीमेंट कंपनीज पैसे कितने बनाती हैं। ये हमने स्लाइड्स में भी मेंशन किया है कि देखें सीमेंट कंपनीज फॉर एवरी टन ऑफ सीमेंट दैट दे सेल, जब तेजी होती है तो 15 से 20 डॉलर कमा रहे होते हैं, ईबिटडा की बात कर रहा हूँ मैं। और जब मंदी होती है तो ये 2 से 5 डॉलर कमा रहे होते हैं। इस वक्त हम अगर ये देखें कि इवेंचुअली जो है अगर सीमेंट प्लांट $100 पर टन का लगता है तो हमें लगता है कि इवेंचुअली ये सीमेंट प्लांट $100 पर टन पे ट्रेड करने चाहिए। ये सही है, साइकिल में ये $150 के भी हो जाता है, लेकिन हम चले अभी इस वक्त एक्सपेक्ट करते हैं कि ये $100 पर टन के हो जाएंगे। अभी इस वक्त सीमेंट प्लांट आपको 20 से 30 डॉलर पर टन के अंदर बहुत सारी सीमेंट कंपनी जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, एक तो हुआ है कि ये स्टॉक्स इस साल में बढ़ गए हैं क्योंकि इस साल में भी कुछ अर्निंग्स बढ़ी हैं, कुछ अर्निंग्स स्टेबल रही हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आगे होने जा रही है वो ये है कि सीमेंट के मार्जिन जो मार्च में रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से काफी एक्सपैंड कर गए। हमने फरवरी की रिपोर्ट में भी मेंशन किया था कि शायद जो है वो कोल प्राइसेस नीचे आ जाएं। फिर दूसरा हमने मेंशन किया था कि शायद इस साइकिल में क्योंकि एक्सपेंशन की इतनी जरूरत नहीं है इस वक्त, तो सीमेंट कंपनी शायद ज्यादा डिविडेंड भी देना शुरू कर दें। तो उसके बाद से एक तो चीज ये हुई है कि 54,000 रुपीज पर टन का जो कोयला आता था अफगानिस्तान का वो 54,000 से 42,000 का हो गया। तो पहली चीज हो गई है ये। दूसरी चीज ये हो गई है कि सीमेंट प्राइसेस पर टन कोई 1,600 रुपए से बढ़ चुकी हैं, और हमारे जो चैनल चेक्स हैं वो हमें बताते हैं कि इस महीने 800 रुपए और से पर टन ऑन अ पर टन बेसिस सीमेंट प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और जाहिर है सीमेंट कंपनी के जो ओनर्स हैं वो भी कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने $100 पर टन का प्लांट लगाया है तो वो 15-20 डॉलर उसके ऊपर कमाए। तो अभी इस वक्त हम हिस्टोरिकल मार्जिन के पास आना शुरू हो गए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइसेस अभी भी मतलब 1/3 पे ट्रेड कर रही है जितने का नया प्लांट लगता है। तो ये ऐसे है जैसे आपको सिविक जो है करोड़ रुपए की सिविक आपको 25 लाख रुपए में मिल रही है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कोई बायर नहीं है। तो इस वक्त भी देखें काफी अपसाइड है, और हमने पहले भी देखा है कि ये सीमेंट स्टॉक्स 10, 20, $5 से शुरू होके और 100 और 150 डॉलर पर टन हो जाते हैं। तो रूम तो है, सही है, रिस्क अपनी जगह पे हैं, ये अभी अभी बड़े हैं, डिमांड स्लो है, बट अभी हमें लगता है ये है कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी होती है तो काफी और भी बढ़ सकते हैं सीमेंट स्टॉक्स। और अगर आप पिछले दोनों साइकिल्स भी देखें तो आप यही नोटिस करेंगे कि ये स्टॉक्स जो है वो बहुत स्पीड से काफी काफी बढ़ गए हैं। तो अभी कोई लेवल्स, अभी इन स्टॉक्स को हम महंगा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये सब ज्यादातर 3 टाइम्स अर्निंग्स पे, 2 से लेके 4 टाइम्स अर्निंग्स के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, और जितने का नया प्लांट लगता है उसके 1/3 से 1/4 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो दी स्टॉक्स आर स्टिल नॉट एक्सपेंसिव। जी खिजर साहब। जी, थैंक यू। अच्छा, आई विल लीव द क्वेश्चंस एंड मोर डिस्कशन अबाउट सीमेंट स्टॉक्स। कुछ जैसे पीएसडीपी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं,
आई विल लीव दोज टू ऑडियंस। मेरा आखिरी क्वेश्चन है अबाउट द ऑटो सेक्टर, जो कि आपने रिपोर्ट में भी कवर किया है। अगर ऑटो सेक्टर को हम देखें तो पिछले 2 साल में जो सबसे ज़्यादा ड्रॉ डाउन आए हैं या मार पड़ी है वो ऑटो सेक्टर को पड़ी है। और उसके बाद ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है अभी रिसेंटली, कैप पे कैप लग रहे थे। जिस तरह GNHI को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो उसने जी तो जी। अच्छा एक ग्रो किया है। तो अगर थोड़ा सा इस सेक्टर को भी अपना व्यू दे दें कि व्हाई डू यू थिंक दैट this could also be a good investment bet going forward. And then audience, please ask for the mic, and you can ask any questions to Yusuf Bhai about Simma Tato sector, and then Ali Bhai is also here, जो कि overall market. Yusuf Bhai, please go ahead about auto sector. अच्छा देखिए खिजर साहब, रिलेटिवली सिंपल है सीमेंट को समझना इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मार्जिन्स बन रहे हैं और हमें एग्जैक्टली पता है, मतलब हम एक करीब अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमेंट कंपनीज अगले साल कितने पैसे कमाएंगी। हमें एक अंदाजा है मार्जिन क्या होगा, कि वॉल्यूम क्या होगा। अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो पिछले साल जितना वॉल्यूम हुआ था वही वॉल्यूम अगले साल हो जाए, हमें आज की सीमेंट प्राइस पता है, हमें आज की कोल प्राइस पता है, तो इट्स वेरी इजी टू फोरकास्ट करने इन ऑन अ रिलेटिव बेसिस। देखिए ऑटो सेक्टर्स में रिस्क ये है कि ऑटोज में, देखिए ऑटोज में बहुत ज्यादा मार इसलिए भी पड़ी थी क्योंकि ऑटो एक तो लो डिमांड के और डीवैल्यूएशन के साथ ऑटो जो है वो इंपोर्ट बैन से भी गुजर रहा था, जिसकी वजह से आप देखें कि पार्क सुजुकी की अगर आप बैलेंस शीट फॉर एग्जांपल देखें तो पार्क सुजुकी की बैलेंस शीट काफी खराब हो गई है। और वो होने की वजह यही है कि इन्होंने जो है वो ज़ाहिर है सामान मंगाया और इनको पेमेंट करनी थी, उसके बीच में करेंसी डिवैल्यूएशन हो गई और जब इन्होंने पेमेंट की तो डॉलर बहुत बढ़ चुका था। तो गाड़ियां आपने सस्ते डॉलर पे आपने सामान मंगाया, आपने गाड़ी बेच दी, जब पेमेंट करने की बारी आई तो पेमेंट आपको बहुत ज्यादा वीकर पाक रुपी पे करनी पड़ गई, जिसकी वजह से एक लॉस खड़ा हो गया, तो बैलेंस शीट बहुत खराब हो गई। तो और ऑटोज में एक और जो चीज हमें लगती है वो ये है कि ऑटोज में वॉल्यूम्स रिकवर करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑटो स्टॉक सस्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं और डिमांड इवेंचुअली रिकवर कर ही जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ऑटो सेक्टर में डिमांड रिकवर हो जाती है। तो हमने इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ जो ऑडियंस है उसको बताने की कोशिश की है कि देखें जब जिस वक्त तेजी होती है तो उस वक्त होता क्या है। पार्क सुजुकी $700 मिलियन का था 2017 में, पार्क सुजुकी इस वक्त $35 मिलियन से कम मार्केट कैप रह गई है। तो अगर पाक सुगी वापस $700 मिलियन का होता है तो इट्स 20x फ्रॉम हियर, बट बहुत सारी चीजें हैं जो, बहुत सारे रिस्क हैं वो वाली चीज होने में। अब अगर हम देखें कि हर दफा पीक साइकिल में पाक सुजुकी कितनी गाड़ियां बेचता है और पाक सुजुकी कितने पैसे बनाता है पर गाड़ी, तो देखें पाक सुजुकी अगर आप 2000 मेरा ख्याल है 17 या 15 देखें और आप 2005 देखें तो आपको नजर आएगा कि पाक सुजुकी कोई पर गाड़ी $300 कमाता है और पार्क सुजुकी 1.25 लाख 1,35,000। तो अब अगर इस साइकिल में पार्क सुजुकी 1.5 लाख गाड़ियां बेचता है या लाख गाड़ियां बेचता है तो पार्क सुजुकी विल मेक एनी वेयर फ्रॉम $30 मिलियन इन दैट ईयर टू $45 मिलियन इन दैट ईयर। और पूरा पार्क सुजुकी इस वक्त $35 मिलियन का मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी ये थोड़ा सा काम करके और एक बेट है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर जाएगी और गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। फिर दूसरा पार्क सुजुकी में जो अच्छी चीज हुई है, इवन तो बैलेंस शीट बहुत खराब हुई है, पार्क सुजुकी के अंदर अच्छी चीज ये है कि पार्क सुजुकी वाले सेगमेंट में कोई कंपैरेटर नहीं आया है। मतलब अगर आप होंडा या इंडस देखेंगे तो आपको होंडा और इंडस की जो लोग गाड़ियां खरीदते थे उनके पास अब कुछ और ऑप्शंस भी आ गए हैं। उनके पास किया आ गया है, उनके पास hyundai आ गया है, साजगार ने एक गाड़ी लॉन्च कर दी है, गंदारा ऑटोमोबाइल्स ने एक गाड़ी लॉन्च कर दी है। तो काफी कंपेरेटर्स भी आ गए हैं इंडस और होंडा वाली स्पेस के अंदर। तो अगर आप फर्ज करें, आप अज्यूम करें कि होंडा अगर पिछली दफा $2,000 कमाता था जो हर गाड़ी जो बेचता था उसके ऊपर, इस दफा शायद थोड़े कम पैसे कमाएगा, क्योंकि अगर स्पेस कंपेरेटिव हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि मार्जिन थोड़े से पीक साइकिल में मार्जिन थोड़े से स्क्वीज हुए। बाकी देखें, तीसरी जो चीज हमने इसके अंदर डाली है ऑटोस के बाद, वो ऑटो से रिलेटेड ही है, वो है ट्रक्स की कंपनी, जिसमें गंदारा ऑटोमोबाइल है, जिसको गंदारा निसान पहले कहते थे, फिर गंदारा इंडस्ट्रीज है और इनो पार्क पोर्टल। देखिए इनमें भी यही होता है कि जब जिस वक्त ट्रक्स की डिमांड बढ़ती है, जो इकोनॉमी में जनरली सीमेंट से थोड़ा लेट होता है, और जब वो होता है तो ये स्टॉक्स भी जो है 10 से 20 से 30 टाइम्स भी हुए हैं पहले।
तो ये स्टॉक्स भी जो है, अगर आप मार्केट कैप्स इनकी देखेंगे तो पहले जहां पे 2017 में ट्रेड कर रहे थे उससे बहुत ही सस्ते ट्रेड कर रहे हैं। तो इवन तो रिस्क है और टाइम है, बट इधर ये है कि इधर डिस्काउंट जो है वो शायद सीमेंट से भी ज्यादा डीप हो गए, क्योंकि सीमेंट जाहिर है डबल हुए हैं अगर पिछले साल के अंदर काफी स्टॉक्स, तो या 50% बढ़े, तो सीमेंट जो है वो थोड़े से बढ़ गए, बट सीमेंट में सर्टेनिटी ज्यादा है। आपको पता है कि ये सीमेंट कंपनीज बहुत अच्छे पैसे कमा रही होंगी, एंड जो अगले साल पैसे कमाएंगे उसके 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ऑटोज में ये स्टॉक शायद अगले साल की अर्निंग के हिसाब से थोड़े ज्यादा महंगे ट्रेड कर रहे हैं, बट 3 साल आगे की अर्निंग के हिसाब से, 3 या 4 साल आगे की अर्निंग के हिसाब से शायद सस्ते ट्रेड कर रहे हैं। तो यही मैं जो है वो कहना चाहूंगा। बाकी किसी को कोई हेल्प चाहिए हो कोई कंपनी समझने में, तो वो कभी भी चेस की टीम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकता है। हम फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है थ्रू आवर रिपोर्ट जो है वो अपडेट करते रहेंगे सबको ऑन क्या हो रहा है। बट हमारा अभी इस वक्त, हम इस वक्त स्टॉक प्राइसेस रिसर्च डिपार्टमेंट स्टॉक प्राइसेस देखने से ज्यादा ये देख रहे हैं कि क्या चीजें सही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मतलब हम सीमेंट में देख रहे हैं कि अच्छा कोल प्राइस जो अब दिसंबर क्वार्टर में जो कोयला सीमेंट कंपनीज के पास आएगा वो सितंबर का क्वार्टर से सस्ता होगा, और जो मार्च और जून के क्वार्टर्स थे अभी इस वक्त उससे सस्ता है। और सीमेंट प्राइसेस उस वक्त से ऊपर है। ऑटोज में हम यही देख रहे हैं कि पहले इंपोर्ट पे बैन्स लगे हुए थे, अब जो है वो किट्स इंपोर्ट कराना स्टार्ट कर रहे हैं लोग। और दूसरा जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ये जैसे ही हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वॉल्यूम पिकअप कर जाएगा। फिर हम देख रहे हैं फरवरी से इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा, तो चीजें जो है वो अब फाइनली सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो रही हैं। फिर हम ज़ाहिर इकोनॉमी भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई आईएमएफ के जो फ्लोज आ गए उससे करेंसी ठहर गई है, डिफॉल्ट का खतरा टल गया है एटलीस्ट टेम्परेरीली। पाकिस्तान को एक और आईएमएफ प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो 8-9 महीने के बाद या शायद 6 महीने के बाद ही हम दोबारा इस चीज के ऊपर सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या हो। बट तो ये मेरे कमेंट्स हैं फिजर साहब। Time for the audience to ask their own questions. जी अदनान साहब, मैंने आपको स्पीकर बनाया है। अच्छा, मेरे दो छोटे से Go क्वेश्चन हैं ahead. कि सीमेंट तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन स्टील परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी क्या रीजन है? और दूसरा, आईटी भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी क्या लॉजिक है? आईटी पे तो इतना इफेक्ट नहीं वो अभी इस चीज का हुआ है, तो इस चीज में थोड़ा सा गाइड करें। देखिए स्टील में ना आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मार्केट ना थोड़ी फ्रेगमेंटेड है। मतलब स्टील के प्लेयर बहुत ज्यादा हैं, कार्टेल नहीं बन सकता। तो स्टील में हमारा ख्याल है जिस वक्त डिमांड एक्चुअली वापस आना शुरू होगी उसी वक्त जो है वो स्टील स्टॉक्स, उस वक्त स्टील की अर्निंग्स आनी शुरू होंगी। देखिए स्टॉक्स तो पहले भी बढ़ सकते हैं, स्टॉक्स बाद में भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट सेक्टर के अंदर इस वक्त ये हो रहा है कि इस वक्त डिमांड कम होने की वजह से मार्जिन शायद उस तरीके से ना आए जिस तरीके से सीमेंट में आ रहे हैं। सीमेंट में मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड नहीं है, बहुत कम प्लेयर्स हैं, तो प्राइस मैनेज हो जाती है, डिमांड मैनेज हो जाती है। बट स्टील का सेक्टर काफी फ्रेगमेंटेड मार्केट है, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट को इस वक्त नहीं लग रहा कि अर्निंग्स जो है वो बहुत फौरन आती हुई लग रही हो या अर्निंग्स बहुत स्पीड से बढ़ती हुई लग रही हो। तो ये वजह लग रही है। दूसरा आपने क्या पूछा था? टेक का पूछा था। हाँ जी, टेक देखें, टेक में और अच्छा टेक ने क्यों नहीं परफॉर्म किया और इन स्टॉक्स ने क्यों परफॉर्म किया, देखें इसमें मेरा ख्याल ये है कि हुआ ये है कि देखें टेक स्टॉक्स की अर्निंग्स जो है वो कॉन्स्टेंटली आ रही थी, और टेक स्टॉक्स ये जो इतनी इकोनॉमी स्लो डाउन की है उसकी वजह से इतनी अफेक्ट नहीं हुई थी। तो अभी फॉरेन रिकवर वो वाले स्टॉक्स हुए हैं सबसे पहले जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे इकोनॉमिक स्लो डाउन से, और जिनके मल्टीपल जो है वो बहुत नीचे आ गए थे, तो जिसकी वजह से जो है ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा सस्ते थे। टेक अभी भी जो है वो इन स्टॉक से महंगे हैं। अगर आप प्राइस अर्निंग्स के या किसी और वैल्यूएशन मेट्रिक पे देखेंगे आपको दिखेगा कि ये टेक स्टॉक्स जो हैं वो महंगे ट्रेड करते हैं। तो अभी इस वक्त बस मार्केट जिस वक्त रिकवर की है, तो जो स्टॉक्स 2 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे थे वो 3 टाइम्स पे हो गए। Thank you, Yusuf bhai. Usman, you have another question? Go ahead, Saab, No, please sir. go ahead. सर अस्सलाम वालेकुम Excellent. जी। यूसुफ सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा। जैसे सर कोविड आया और हमारी मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ गई, फिर उसकी रिहेबिलिटेशन हुई और मार्केट ने एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाया और 36,000 से मार्केट आई थिंक 46 तक गई थी। अच्छा सर, उसमें जो स्क्रिप्ट चले वो बिल्कुल आप समझ लें कि कुछ आइटम्स के अलावा लो वैल्यू परफॉर्म कर गए, और उन लो वॉल्यूम
को लो वैल्यू स्टॉक्स को इतना अप दी रेस दिया कि उनको जहाँ पे छोड़ा आज भी वो वहीं पे खड़े हैं सर। एक तो सर ये क्वेश्चन है, एंड दूसरा सर, अगर अब आज के सिनेरियो में जैसे अब मार्केट ने 8,000 पॉइंट की तेजी दिखाई है और ऑयल गैस रिफाइनरी जो थे वो मेन सेक्टर्स रहे थे, परफॉर्म रहे थे सर। इसके अलावा अब जैसे मार्केट ये 48 के बैरियर पे खड़ी है और इससे अपवर्ड ट्रेंड की बातें हो रही हैं, इसमें सर अंडर वैल्यूड सेक्टर कौन से हैं? मैं अगर उसको अगर मजीद सर एक्सप्लेन करूं तो इसमें सर सिक्योरिटीज का जो सेक्टर है वो अंडर परफॉर्म आ रहा है, और इम्पोर्टेंट चीज़ सर, क्योंकि 8,000 पॉइंट डलने के बाद अगर उस सेक्टर में जैसे मैं शेयर का नाम भी अगर ले लूं, PSX है, तो PSX की रेस वैसे नहीं आया जैसे एक होना चाहिए था। सेम सर दाऊद ग्रुप के अंदर जो एंग्रो ग्रुप है उसकी भी परफॉर्मेंस पे काफी क्वेश्चनिंग आ रही है, और स्पेशली सर दाऊद हरकुलिस को जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दिएगा। देखें, एक चीज तो ये हुई है कि जो सेक्टर्स रिकवर किए हैं वो जनरली सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, और वो वाले सेक्टर्स हैं जो जो जनरली इकोनॉमी की तेजी के साथ लिंक्ड होते हैं। जहां तक ये सिक्योरिटीज वाली कंपनीज का ताल्लुक है, देखें ये डिपेंड करेगा कि हर स्पेसिफिक कंपनी की अर्निंग कितनी आ सकती है। तो देखें, क्योंकि तो इस वक्त जो है वो इन्वेस्टर्स ने सबसे पहले वो वाले स्टॉक्स खरीदना शुरू किए हैं जहां पे अर्निंग्स में क्लैरिटी है। मतलब जहां पे कोई स्टोरी बन रही है, जैसे ईएनपी में सबको लग रहा है कि अब जो है ये जो अर्निंग्स का सिर्फ नंबर नजर आता था, ये अब एक्चुअली कैश अर्निंग्स होंगी। तो अगर ये कैश अर्निंग्स होंगी तो उन कैश अर्निंग्स को मल्टीपल मिलना चाहिए, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स बढ़ गए। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर पहले से स्टेबल चल रहा था। देखिए, अभी इस वक्त हुआ ये है कि जो चीजें टर्न अराउंड की हैं अचानक से, और जिन चीजों में टर्न अराउंड नजर आ रहा है सबको कि भाई ये बहुत कम लो बेस अर्निंग्स है और अब बहुत ज्यादा अर्निंग्स होने जा रही है, वो वाले सेक्टर ज्यादा बढ़े हैं। तो फर्टिलाइजर भी क्योंकि जनरली स्टेबल बिजनेसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सिक्लिकल जब टर्न अराउंड होता है तो उस वक्त उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती। देखिए, सिक्योरिटीज कंपनीज में एक और चीज देखने की जरूरत ये है कि देखा, हम भी ब्रोकरेज हाउस है, दिस इज अ वेरी कंपेटिटिव बिजनेस। तो इन कंपनीज के लिए जनरली काफी मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म पैसे बनाना। तो देखें, हर कंपनी को के स्पेसिफिक, तो आप जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स की बात कर रहे थे, देखें वो हमने यही आइडेंटिफाई किए हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि क्या सेक्टर्स हमें अंडर वैल्यूड लगता है। वैसे हमें अंडर वैल्यूड लगता है, देखा वैसे तो पूरी मार्केट ओवरऑल अंडर वैल्यूड है, बट हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे कि क्या चीज ज्यादा अंडर वैल्यूड है। देखिए, फार्मा सेक्टर ज्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है इस वक्त, क्योंकि स्टॉक्स बहुत नीचे आ गए हैं, क्योंकि वहां पे इस वक्त प्राइस इंक्रीज नहीं करने दी जा रही है। तो एक अभी हुई है प्राइस इंक्रीज, लेकिन फिर भी जो है वो स्पेस है प्राइस बढ़ाने की। तो फार्मा भी अंडर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से वहां भी एक टर्नआउट आ सकता है। वहां भी स्टॉक्स बहुत सस्ते हुए हैं, सीमेंट बहुत सस्ते हुए हैं, स्टील बहुत सस्ते हुए हैं, बैंक्स काफी अरसे से सस्ते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स में भी आपने बहुत स्पीड से टर्न अराउंड देखा। ऑटोज जो है वो सब बहुत सस्ते हैं। तो इस वक्त देखना ये है कि जो सेक्टर टर्न अराउंड कर जाता है वो पहले चल जाता है। तो इस वक्त सिर्फ यही मेजरली हुआ है। जी खिजर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो तारीफ़ करना चाहूँगा यूसुफ साहब की रिपोर्ट की। बहुत ही उम्दा रिपोर्ट थी, जिसको देख के, जिसको पढ़ के बहुत बेहतर सीमेंट्स के बारे में समझ आया, तो मुझे तारीफ़ करनी थी यूसुफ साहब की। सर थैंक यू, आपने पढ़ी इसीलिए हमने लिखी थी कि जो है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ आए। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पढ़ी और आपने तारीफ की। Thank you, Adnan sir. Any other questions? Please feel free to ask for Mike. Mozam? सर सर एक क्वेश्चन था, कैन आई स्पीक? जी, go ahead. जी सर। सर के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन, शंघाई इलेक्ट्रिक 2016 से पीछे लगा हुआ है। वेट करते रहे, नोटिफिकेशन सर आते रहे, और फिर एकदम से एक डाइवो बैटरी की एंट्री हुई, और फिर दोबारा शंघाई सर दोबारा आया। सर ये काइंडली जरा इस सिनेरियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जरा। अली भाई अगर जवाब देना चाहें इसका, मेरा ख्याल है वो बेहतर सूटेड होंगे, या रिजवान भी जो है वो आ गए हैं मेरा ख्याल है।
अली भाई। जी बिल्कुल सर, ये आपका जो के इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, ये देखें, ये एक्चुअली ये आपका एक स्टेट एसेट है और बहुत ही क्रिटिकल एसेट है। इसमें सिंपल जो है वो एक्विजिशन के या एक कंपनी एक्वायर करने के मामलात नहीं है। हमने काफ़ी न्यूज़ फ्लो में देखा भी कि ये क्या आपको एक इतना इम्पोर्टेंट एसेट चाइना इसके लिए बिड कर रहा है उस पर। आई थिंक हमने न्यूज़ फ्लो में ये पढ़ा भी कि ये शायद वेस्ट और वर्सेस चाइना की कुछ इन्वॉल्वमेंट्स थी। तो आई थिंक ये इतना जो है वो सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं थी। आई थिंक इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसके रिसीवेबल्स सुई साउथ को डिफरेंट स्टेट ओन्ड कंपनीज को थे, तो के इलेक्ट्रिक को गवर्नमेंट से पैसे लेने थे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, फिर सामने से पैसे क्लियर करने थे। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन थी। इसमें हमने देखा कि एक कोई इन्वेस्टर था जिसने जो है वो अपना स्टेक जो है वो बेचा है, जो कि जिस तरह आपने नाम लिया डेवू ग्रुप के ओनर को। तो वो हमने न्यूज़ फ्लो लेटली देखा। आई थिंक ये ट्रांजैक्शन जो है वो सिंस शंघाई इलेक्ट्रिक का काफ़ी इंटरेस्ट है, और हम देखते हैं कि PSX में 6 महीने का टर्म एक्सपायर होता है और फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो रिन्यूअल आ जाता है। तो आई थिंक ये ट्रांजैक्शन वो जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं। मैं अभी ट्विटर पे ही एक जर्नलिस्ट है मुश्ताक गुमन साहब, उनकी भी अभी एक ट्वीट ही देख रहा था जिसमें कुछ डेवलपमेंट के इलेक्ट्रिक के साथ हुई है, कि जिसमें एनर्जी मिनिस्ट्री ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं के इलेक्ट्रिक को कि वो अपनी नेशनल ग्रिड पर रिलायंस कम करें और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं। ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, होने में कुछ टाइम लगेगा। बट आई थिंक शायद अब हमारा इंटरेस्ट जो है वो स्टेट ओन्ड एसेट्स को क्या कुछ स्टेक सेल करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना हो, तो हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले महीनों में इस ट्रांजैक्शन पे भी कोई डेवलपमेंट हो जाए। थैंक यू अली भाई। सादिक साहब बिन सादिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे ये पूछना था, आपकी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है कि आपने दो चीज़ों की तो बात की है कि सीमेंट के अंदर डिमांड बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और सेकेंडली कोल प्राइसेस कम हो रही है, इससे कॉस्ट कम हो रही है। लेकिन और एक और बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, जो डेट है, इनका डेट कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर हम सिर्फ डेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सी कंपनीज इनमें ज़्यादा बेहतर एडवांटेजेस के ऊपर हैं और कौन सी डिसएडवांटेज के ऊपर हैं, मुझे अगर ये बता सकें। थैंक यू। अस्सलाम। देखें, अच्छा सवाल है आपका। देखें, अगर हम डेट के हिसाब से देखेंगे तो इस वक्त आप दो कंपनीज देखेंगे, गरीबवाल सीमेंट और कोहाट सीमेंट। कोहाट सीमेंट के पास कोई 7-8 अरब रुपए कैश रखा हुआ है और गरीबवाल जो है वो डेट फ्री है। तो ये दो कंपनीज के पास जो है वो मेजरली कैश रखा हुआ है, और बाकी जितनी भी कंपनीज है उन सब के पास काफी डेट है। मतलब पाइनियर सीमेंट के पास उस वक्त काफी डेट है, मेपल के पास काफी डेट है, चिराट होपफुली 2 से 3 क्वार्टर्स में डीलेवरेज हो जाएगा। लेकिन जो है क्या कहते हैं, इन कंपनी ये बाकी करीबवाल और कोहाट के अलावा सारी कंपनीज के पास काफी डेट है। और पावर सीमेंट के पास जो है वो अपने टनेज के हिसाब से बहुत ज्यादा वेट है, और वो साउथ में है, तो जिसकी वजह से जो है उनको सेल भी ऊपर की प्राइस पे करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अहमद प्लीज गो अहेड। थैंक यू फैजल एक्सीलेंट। साहब। जी, आपको और आपकी टीम को, ख़ासतौर पर लईक साहब और यूसुफ साहब और अली साहब, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एज फॉर दिस सेशन इज़ कंसर्न। तो ज़ाहिर है टू से फ्यू वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं एक्चुअली मेरे दो क्वेश्चन हैं। बुनियादी तौर पर तो एक जनरल सा क्वेश्चन है, एनीबॉडी कैन आंसर, के भी एक तरह का मार्केट में अभी जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट तो है, लेकिन स्टेबिलिटी का एलिमेंट नज़र नहीं आता कि एकदम 1000 पॉइंट्स ऊपर जाते हैं और क्लोज जब होती है तो 400-500 पॉइंट्स पे क्लोज होती है। तो एक तरह का इसके अंदर जो है ना वो इम्प्रेशन आता है कि शायद पंप एंड डंप है, या मे बी पॉसिबल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी एक खौफ या अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में से गुजर रहे हैं कि पता नहीं ये स्टेबल है या नहीं है। इसको आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा यूसुफ साहब से पर्टिकुलरली मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने दो कंपनीज को तो आइडेंटिफाई किया है, लेकिन इसके बावजूद जो इन्वेस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर जो ट्रेड करना चाहते हैं, वो पायनियर सीमेंट में ही ज़्यादा मैंने देखा है कि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत आते हैं। तो नो डाउट कि वो एक डेट रिडन तो है,
लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रेडर्स। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्लीज? थैंक यू वेरी मच। तो पहली चीज तो आपने कही कि मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है। मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है, मार्केट के लिए इन स्टेजेस में, ये जो रिकवरी वाली स्टेजेस होती हैं जिसके अंदर आपने भी सही आइडेंटिफाई किया कि काफी अ, घबराहट और इंस्टेबिलिटी है, उसमें इस तरह की मार्केट जो है वो नॉर्मल है। मेरा ख्याल है, मैं आपको सीमेंट वाली बात का जवाब दे दूं, फिर अली भाई जो है वो इसको और मजीद इलेबोरेट कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी नॉर्मल मूवमेंट्स हैं। जहां तक आपने बात की कि ट्रेडर्स को पाइनियर पसंद है, तो जी बिल्कुल ट्रेडर्स को पाइनियर पसंद है, और पाइनियर भी बहुत सस्ता है और पाइनियर में भी बहुत अपसाइड है। किसी कंपनी में ज्यादा डेट होने का मतलब ये नहीं हरगिज नहीं होता कि ये स्टॉक नहीं बढ़ जाएगा, या जो है बहुत दफा बहुत ज्यादा डेट वाली कंपनीज बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स देती हैं। तो अगर आप 2012 देखेंगे तो मेपल लीफ सीमेंट 2 रुपए पे था, 1 बिलियन की मार्केट कैप थी, 18 अरब रुपए का डेट था। तो आप पूरी कंपनी 1 अरब रुपए में खरीद सकती थी, खरीद सकते थे जिसके ऊपर 18 अरब रुपए कर्जा था, और वो स्टॉक फिर 2 रुपए से 120 130 रुपए हो गया था। तो डेट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन कंपनी की गिरनी शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेपल मेपल भी एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडर्स को काफी पसंद है। अली भाई, अगर आप जो है मार्केट की जो ऊपर जो सवाल था इनका, उस पे अगर कुछ ऐड करना चाहें। देखिए हम जो है वो, देखिए हमने ये देखा है कि जून में जब हम जो छुट्टियां थी ईद की, उससे बिल्कुल पहले, एक दिन पहले जब लास्ट वर्किंग डे, तब तक तो हमारे पास कोई आईएमएफ प्रोग्राम की कोई बात ही नहीं थी, और हम डिफॉल्ट के बहुत ही करीब से होकर आ रहे हैं जब हमारे पास आईएमएफ प्रोग्राम खत्म हो रहा था। तो हमने ये देखा कि अभी तक जो 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 और फिर एक ड्यूरिंग दी हॉलीडेज ये एक आईएमएफ का प्रोग्राम अनाउंस हुआ, उसके बाद से मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। हमने देखे पिछले एक साल जो है वो इकोनॉमी का या चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, हमने बहुत ही रफ पैच देखा है। और हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स ने, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, लोगों ने, लोगों के पोर्टफोलियोज पर हिट्स आई हैं। और अब जब मार्केट में इकोनॉमी रिकवरी साइकिल हमने देखा है, तो जब मार्केट रिकवर करती है तो अभी भी लोगों को ये कंसर्न्स हैं कि ठीक है, अभी तो हम डिफॉल्ट से मतलब थोड़े से बेहतर हुए हैं, अभी हमें और स्टेप्स मजीद लेने हैं आईएमएफ प्रोग्राम के। तो जब भी मार्केट में, जब मार्केट अपनी बिल्कुल बॉटम से उठती है, तो मार्केट में इन्वेस्टर्स में अभी तक वो फेयर होता है। और जब कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, हमने देखा मार्केट में थोड़ी सी महीने में एक शार्प रैली भी आ गई है। तो हम जब भी देखते हैं कि कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, चाहे वो वक्ती तौर पर हो या कोई बहुत छोटी हो, तो हम उसमें देखते हैं जो कि डे ट्रेडर्स होते हैं या कि जो जिनको हम मार्केट की लैंग्वेज में पंटर्स कहते हैं, वो जो कि लेवरेज पे भी काम करते हैं, वो अपनी पोजीशंस ऑफलोड करते हैं, क्योंकि जो है वो उनमें ये फेयर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रैली है ये मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आ जाए या वो। बट आई थिंक यही एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिशियल, अगर अगर यही एपिसोड हम देखें तो यही एक इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियरी भी होता है कि अगर अगर कोई स्टॉक आपने देखा है कि आपकी टारगेट आप कर रहे थे लेकिन वो जल्दी बढ़ गया है और आपको जितनी पोजीशंस लेनी थी वो नहीं ले सकी, लेकिन उस करेक्शन में अगर आपको वो वापस मिल जाते हो और आप एक इन्वेस्टर है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। तो आई थिंक मार्केट में हर तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ डे ट्रेडर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं, और वो डे टू डे न्यूज को फॉलो करते हैं। और कोई अगर न्यूज उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आती है, तो वो उसमें हम देखते हैं कि वो पोजीशन ऑफलोड करते हैं और मार्केट में करेक्शन आती है। एज लॉन्ग एज आपकी आपने एक ब्रॉडर पिक्चर को देखा हुआ है, आपको पता है कि स्टॉक की वैल्यू क्या है, आप उसकी टारगेट प्राइस या आप एक पूरे साइकिल को प्ले कर रहे हैं, तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म नॉइज और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स को आपको इसके बियॉन्ड देखना होगा। थैंक यू अली भाई। मौज़म। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चार क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सीमेंट की जो है ना साइकिल से रिलेटेड है। मतलब चार्ट्स को अगर देखा जाए ना, तो सीमेंट्स की जो बुल साइकिल है वो हमेशा तब आई है जब गवर्नमेंट के डेवलपिंग जो फंड्स है ना वो एक्सपेंशन हुई थी। ठीक है, तो अगर हम आगे जिस तरह की करंट सिचुएशन है, गवर्नमेंट के हालात हैं, तो हम पीएसडीपी के फंड्स में तो हम एक्सपेंशन ही कोई देख नहीं रहे। तो ये वाला बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था, इन्होंने जो है कन्फ्लुएंस एक ऐड किया था ये अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो इसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें पीएसडीपी वाले पार्ट से।
डेवलपमेंट सर फंड वाले मेरा सीमेंट के अंदर? ख्याल सर देखें साइकिल्स के लिहाज से ना थोड़ा सा आपसे मुख्तलिफ है। और वो इसलिए है कि अगर आप 2002 2003 के सीमेंट स्टॉक्स के रिटर्न देखें या आप 2012 2013 के रिटर्न्स देखें तो आपको नजर आएगा कि ये स्टॉक्स उन सालों में 3 3 5 5 गुना बढ़ गए। और उन सालों में जो डिमांड ग्रोथ थी वो थी 2%। और एक्चुअली IMF प्रोग्राम उसी वक्त स्टार्ट हुआ था। डिमांड बिल्कुल उस वक्त आती है जब PSDP होती है एंड दैट्स लेटर इन द साइकिल, लेकिन स्टॉक प्राइसेस पहले बढ़ जाती है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी पहले रिकवर कर जाती है। तो मेरा थोड़ा सा आपसे इसके ऊपर मुख्तलिफ ख्याल है और मेरा ख्याल ये है कि ये कंपनीज जो हैं वो अर्निंग्स पहले आ जाती हैं, स्टॉक्स पहले मूव करना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त दोबारा एक बुल रन होता है जिस वक्त डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है और इंटरेस्ट रेट्स भी गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स बगैर डिमांड ग्रोथ के भी पिछली साइकिल्स में 2002 2003 देखें या 2012 में 2% डिमांड ग्रोथ थी और स्टॉक्स जो है वो 3 गुना 5 गुना हो गए थे। तो पहले भी जो है वो ये हो चुका है। सही है, इस वक्त स्टॉक्स उन लेवल्स पे नहीं है जिस पे 2012 में थे। स्टॉक्स 2012 में इससे बहुत सस्ते थे और उन्होंने रैली किया था, लेकिन उस वक्त भी डिमांड ग्रोथ नहीं थी। तो PSDP आते आते टाइम लगेगा और शायद उस तरह की PSDP अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट सही रही और रिस्पॉन्सिबली पैसे खर्च किए टैक्स पेयर के तो उस तरीके से स्पेंडिंग शायद कुछ साल नहीं होगी अब। तो PSDP आने में टाइम लगेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सीमेंट स्टॉक्स के बढ़ने का ताल्लुक हिस्टोरिकली PSDP से नहीं रहा है, हिस्टोरिकली ताल्लुक रहा है अर्निंग्स से। उल्टा जब डिमांड आती है तो इशू ये शुरू हो जाता है कि जब बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है तो एक्सपेंशन शुरू हो जाती हैं जो इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम होती है। जी मौसम, गो हेड वन बाय वन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा ये मे भी ऑफ टॉपिक हो आज के। वो ये था कि ऑप्टिमिज्म के बारे से, मतलब आपकी सारी रिपोर्ट, मतलब मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस ऑप्टिमिस्ट हैं मार्केट के हवाले से। तो वो ये कि एक्सटर्नल अकाउंट साइड जो है पाकिस्तान की, वो उससे रिलेटेड है, जिसमें नेक्स्ट 3 इयर्स में एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि 90 बिलियंस के जो है वो डेड है, जो पाकिस्तान ने रीपेड करने हैं। तो हेलो। जी जी, कहिए। अच्छा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था बेसिकली। अगर हम पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सटर्नल साइड पे, फॉरेन एक्सचेंज साइड पे स्पेंडिंग देखें तो वो एनर्जीज में ही है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट और इस सब में। तो उसकी प्राइसेस जो है फोरकास्ट में तो 90 से $100 पर बैरल जा रही है फोर्थ क्वार्टर में इस साल के। तो इस चीज को देखते हुए तो हमें जो है वो शॉर्टफॉल नजर आ रहा है जो यूरो के बॉन्ड्स हैं, पाकिस्तान के ड्यू है सोवरेन बॉन्ड्स। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए ये कहीं से फिगर मतलब बन नहीं रहा है, 90 बिलियन की सेटलमेंट कैसे होगी, मतलब इन 3 सालों में जो डेट रीपेमेंट है। अच्छा देखिए, मेरा पहले तो मेरा ख्याल है कि ये नंबर जो है ये कोई 70 75 अरब डॉलर के करीब है, जिसके अंदर एक 13 बिलियन का शॉर्ट टर्म नंबर है। जो आपको हर साल में 13 बिलियन नजर आ रहे हैं, जो आपको 13 बिलियन नजर आ रहे हैं वो पेमेंट्स है जो एक साल के अंदर रोल करनी है। और जाहिर है इस नंबर के अंदर अज्यूम ये हुआ है कि ये हर साल रोल होंगे। तो अगर 13 बिलियन, उन 13 बिलियन को जिसमें से 2 बिलियन अभी इस वक्त रीप्रोफाइल चाइना के साथ हो भी गए हैं, तो वो 13 बिलियन अगर आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस 70 अरब में से 39 बिलियन गायब हो जाते हैं। तो पहले तो जरूरत है कि इस शॉर्ट टर्म डेट को लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए। देखें, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, और आपने देखा मार्केट ने भी उस पर रिएक्ट किया है, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने किया यही है कि गवर्नमेंट IMF प्रोग्राम के अम्ब्रेला के अंडर आ गई है। हमें यही लगता है कि जैसे ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट खत्म होगा 9 महीने में, पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम एंटर करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान दोबारा अपने डेट को रीप्रोफाइल, जिस तरीके से बगैर उसको डिफॉल्ट कहे या रीप्रोफाइलिंग कहे, आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है सारे डेट होल्डर्स से और डेट की डेट्स एक्सटेंड करा रहा है। या पाकिस्तान उस वक्त शायद कुछ, जिस वक्त नेक्स्ट IMF प्रोग्राम हो उस वक्त तक शायद हालात थोड़े से अगर और बेहतर हो गए हो और रेटिंग थोड़ी सी और बेहतर हो गई हो, रिजर्व थोड़े बिल्ड हो गए हो, तो उस वक्त ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर ले और इस शॉर्ट टर्म डेट को हटा दे, जो मौसम, पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। अच्छा, दूसरा आपने ये कहा कि देखें कमोडिटी प्राइसेस ऊपर लगती हैं। बिल्कुल, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर लगती हैं। देखें, वो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर लगती हैं इसी की वजह से इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% है। तो हमें मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी होने के लिए इन इंटरेस्ट रेट को दोबारा 22 23% से 6% करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स अगर कुछ छोटे से मूवमेंट भी नीचे आते हैं तो मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा सस्ती है। जी, ये बिल्कुल रिस्क है कि ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो के ऊपर हिट आएगी। अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो शायद करेंसी थोड़ी सी चली जाए, अगर जो है वो ऑयल प्राइसेस बहुत स्पीड से बढ़ जाएं।
लेकिन इसके अंदर है यही कि मार्केट इतनी सस्ती है कि मार्केट ने मेरे ख्याल से इन सारी चीजों को बिल्ड इन किया हुआ है। तो सही है, बीच में शॉक्स भी शायद आएंगे, और स्टार्ट में राइड थोड़ी बम्पी ही होती है, लेकिन आगे हालात जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होते हुए लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही बुरे पैच से गुजरा है। मौजम यार, कौम का बड़ी मुश्किल से ध्यान हटा है डिफॉल्ट की तरफ और आप फिर उस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी कुछ दिन हमें मजे करने दें। सॉरी, नहीं सॉरी, असल में ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है एक्सटर्नल अकाउंट वाली साइड का, क्योंकि हमें ना कहीं से इन्फ्लोज दिख नहीं रहे आगे, सिवाय इसके के रोल ओवर हो या आईएमएफ की साइड से हमें ना हमारी एक्सपोर्ट एक्सपेंड हो रही है, ना हमें एफडीआई आ रही है। तो वो बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है 3 साल में, 90 बिलियन 70 बिलियन से, अगर वो आप जो कह रहे फिगर 13 बिलियन का आई थिंक कह रहे हैं आप हर साल का, उसको निकाल भी तो फिर भी पाकिस्तान का शॉर्टफॉल है यूरो बॉन्ड के ऊपर जो ड्यू है मौजम अप्रैल 2020। मौजम भाई, डोंट वरी, हम एक्सपर्ट बन गए हैं दूसरों की जेब से पैसे निकलवाने के लिए। डोंट वरी, अभी देखें निकल आए ना कितने बिलियंस आ गए हैं। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन था, वो ये था कि ऑटो सेक्टर की रिपोर्ट में ना कंज्यूमर साइड जो है ना वो मिसिंग है। ठीक है, तो ये ऐसे कि अभी जो रिसेंट ईयर में जब से किया, ये स्ट्रेटेजिक एंट्री लिया, साजगार इंटर हुआ है एसयूवी वाली साइड में, तो कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हुआ है। कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा प्रेफर करे फ्यूल एफिशिएंट कार को, और उसको ज़्यादा अच्छे फीचर चाहिए, तो वो कंज्यूमर वाला प्रोस्पेक्टिव वाले जैसे ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि कंज्यूमर फ्रेंडली जो प्रोडक्ट दे रहे हैं इसमें मार्केट में, उसमें तो साजगार मेरे ख्याल है जिनकी प्राइस जो है अच्छी है थोड़ी बहुत। और फिर इंडस मोटर की एक एंट्री है हाइब्रिड कार के अंदर, जो लोकली उसको लेके आए हैं। तो ये मेरे तो दो टॉपिक्स बेसिकली जो है वो साजगार और इंडस है, तो इसके बारे में आप बता दें। सर आप बिल्कुल सही और कह ये रहे वाला हैं। देखें, इस रिपोर्ट का मकसद कोई स्टॉक, एक स्पेसिफिक स्टॉक आइडेंटिफाई करना नहीं था, सिर्फ साइकिल समझाना था, जिसकी वजह से साजगार और कुछ कंपनीज, कुछ ऑटो पार्ट्स की भी कंपनीज हैं जो इसके अंदर एडेड होनी चाहिए थी। लेकिन अभी इस रिपोर्ट का, पहली रिपोर्ट का मकसद सिर्फ था साइकिल समझाना, कि देखें ये स्टॉक्स बहुत सस्ते हैं और ये स्टॉक्स बहुत बढ़ जाते हैं। सीमेंट्स में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसके अंदर मेंशन ही नहीं है जो बढ़ सकते हैं, और ऑटोज में भी कुछ ऐसे ही स्टॉक्स हैं। और साजगार पे आप सही कह रहे हैं कि साजगार में एक बहुत ही छोटा नंबर गाड़ियों का बेच के भी बहुत ज्यादा अर्निंग्स आ सकती हैं, तो साजगार भी देखा जा सकता है। इंडस मोटर्स भी हमने इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है, तो वहां भी ये बिल्कुल हो सकता है। हमारा मकसद इस रिपोर्ट का और इस सेशन का भी साइकिल समझाना है, कि देखें ये अभी इस वक्त एक पेसिमिज्म के अंदर हम हैं, पेसिमिज्म वाले फेज में जिसमें स्टॉक्स बहुत सस्ते हैं, और पिछले साल में और ज्यादा हम इस वाले फेज के अंदर थे, और फिर ये स्टॉक्स अल्टीमेटली एक ऑप्टिमिस्टिक फेज में मुल्क चला जाता है और स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। मेरा ख्याल है यही कमेंट है मेरा इस पे। मौजम, अच्छा सर, साइकिल से रिलेटेड एक मेरा बेसिकली पर्सनल व्यूज है कि हमने देखा है कि जब भी बूम साइकिल इकोनॉमी में आया ना, तो वो तब आया जब हमारे मुल्क में एफडीआई आएंगे, चाहे वो आप के निकाल ले 2013 से 18-19 तक का। फिर उसके बाद जो यूएस के इनफ्लोज थे 2003 से लेके 7 तक की। तो इस बार कौन है मतलब जो आएगा एफडीआई लेके जिससे हम ये बूम साइकिल एक्सपेक्ट करें? तो देखें, अभी ये माइनिंग वगैरह वाली काफी चीजें हो रही हैं, रिकोडेक वगैरह की। मेरा ख्याल है ये आज एक और कॉपर माइन की भी अनाउंसमेंट हुई है, तो मेरा ख्याल है ये वो वाली चीज हो सकती है इस साइकिल की जो आप बात करें ना। इस साल शायद बलूचिस्तान में माइनिंग में काफी इन्वेस्टमेंट हो जाए। और ये जो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, तो ये सीपैक के फेज 2 के हवाले से मतलब कोई इनसाइट्स हैं तो शेयर कर दें। मेरी तो कोई इंसाइट नहीं है, अगर अली भाई जो है कुछ ऐड करना चाहें। ये जो देखें, अब एक चीज जो हो रही है वो SIFC के प्लेटफॉर्म के थ्रू FDI जो है वो लाने की कोशिश बिल्कुल हो रही है। उसके लिए डिफरेंट वेज भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, चाहे वो आपकी एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो आपकी स्टेट ओन्ड एंटिटीज के कुछ स्टेक्स बेचना हो। और हमने देखा कि ये SIFC की जो मीटिंग हुई, एक पाकिस्तान मिनरल समिट हुई, उसमें काफ़ी और इन्वेस्टर्स काफ़ी कंट्रीज से आए थे। रेकोडेक बैरक की टीम भी थी,
चाइना भी की भी टीम उसी दरमियान आई थी, फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, फिर हम ये अपना एक गैस पाइपलाइन की डील भी करने की कोशिश कर रहे हैं, गैस के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, रशिया के साथ हमने जो है ऑयल इंपोर्ट करा। तो अब हमारा फोकस जो है वो थोड़ा जा रहा है टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग एफडीआई, और आई थिंक ये शायद हमें पिछले 2-3 महीने से जब हम आईएमएफ प्रोग्राम के लिए फ्रेंडली कंट्री से पैसे रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये बात समझाई भी गई है कि अब इस तरह लोन पर जो है वो एक लोन को पे ऑफ करना के लिए दूसरा लोन लेना आपके लिए जो है वो शायद ज्यादा अब आगे ये मोड ना बेहतर हो, आप जो है वो आप अपनी इकोनॉमी को इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोलें। तो लग ये रहा है कि जिस तरह सीपेक में जिस तरह जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि अब हम सीपेक के फेज 2 में जाएंगे, जो चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट कह कर गए हैं, आई थिंक ये इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो मीडिया या न्यूज़पेपर्स ही हैं, और जो आपकी इंफॉर्मेशन की सोर्स है वही हमारी भी है इस वक्त। तो बट आई थिंक एक चीज जो हमें रेगुलरली न्यूज़ फॉलो करके या मार्केट पार्टिसिपेंट्स से बात करके हमें ये ज़रूर अंदाज़ा होता है कि जो जितनी इस बार जो है वो सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं एफडीआई को लाने में, ठीक है शायद ये 1 महीने अभी हम आईएमएफ प्रोग्राम हमने किया है और हमने एसआईएफसी वगैरह क्रिएट किए, 1 महीने में 3 मीटिंग्स हो गई है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली है कि जहाँ पर 6 महीने में भी एक मीटिंग नहीं हो पाती थी चीज़ों की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की, आज जो है वो 1 महीने के अंदर 3 मीटिंग्स होती है जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस दोनों बैठे हुए होते हैं। तो आई थिंक इस बार सीरियस एफर्ट है आपकी एफडीआई को अट्रैक्ट करने का, और हम देख सकते हैं कि आगे 3-4 महीनों में जो है वो इसमें हमें विजिबल जो है वो न्यूज़ फ्लो दिखेगा कि क्या चीजें हो रही हैं। थैंक यू अली भाई। यूसुफ भाई लास्ट क्वेश्चन लेते हैं यासर साहब से एंड देन क्लोज करते हैं। यासर साहब प्लीज गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब से जी मेरा क्वेश्चन फ्लाइंग सीमेंट के बारे में था। फ्लाइंग सीमेंट ने पिछले 2021 और 22 में राइट शेयर्स भी दिए थे, तो उसके बारे में मैं उनकी ग्रोथ के बारे में पूछना चाहता था, फ्लाइंग सीमेंट के बारे में। सर मैंने बहुत डिटेल में टू बी ऑनेस्ट फ्लाइंग सीमेंट देखा नहीं है। जो मेरा ख्याल है इसमें चीज़ देख लेनी चाहिए वो ये है कि ये जो प्लांट लगा रहे हैं वो क्या नया प्लांट है या वो पुराना प्लांट लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि एफिशिएंट प्लांट लगे तो हम उसको कंपेयर कर सकें किसी और सीमेंट प्लांट से। तो मेरा ख्याल है जो फ्लाइंग में देखने वाली चीज़ है वो यही है कि जो इन्होंने पैसे खर्च करके प्लांट लगाया है वो क्या प्लांट नया है। तो मेरा ख्याल है इस पे रिसर्च करने के बाद जो है वो फ्लाइंग को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। थैंक यू यूसुफ भाई, थैंक यू अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सर सॉरी एक क्वेश्चन और पूछना था। जी मौजम। सर अली भाई, अच्छा सर अली से ये क्वेश्चन था सर, ये जो SIFC और जो PM बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक ही है या सेपरेट है? देखिए ये दोनों सेपरेट है। SIFC का डिफरेंस ये है कि इसमें जो है BOI जो है वो आपकी एक स्टेट मिनिस्टर अपॉइंट होता है, उसको ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर चलाते हैं। SIFC में ये टेक्निकली एक फोरम है जिसमें प्रोविंसेस की, फेडरल की और एस्टेब्लिशमेंट यानी आपकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की पार्टिसिपेशन है। ये एक जॉइंट एफर्ट है, और टेक्निकली ये जिस तरह हमने एक फोरम बनाया था FATF से निकलने के लिए जिसमें बोथ सिविल एंड मिलिट्री की जो है वो पार्टिसिपेशन थी उस फोरम पे, और उसमें कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर हुई और चीज़ें जो है वो फास्ट ट्रैक पर हो गई। सिंस अभी अपनी हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने की और इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिशों के लिए हमें इसी तरीके की एक फास्ट ट्रैक फोरम की ज़रूरत है जो कि फ्रीक्वेंटली मीटिंग करे और उस पर डिसीजन ले, जिसमें प्रोविंसेस, फेडरल और बाकी इदारे साथ हों। तो आई थिंक ये बिल्कुल एक डिफरेंट फोरम है, और इसी के अंदर एक वेल्थ फंड भी हमारा बना है जिसमें ये स्टेट एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं और उसके थ्रू FDI अट्रैक्ट करने की, इसके लिए पार्लियामेंट में कानून साजी की बिल्कुल डिफरेंट हुई है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर कोई भी चीज़ प्राइवेटाइजेशन कमीशन से होती थी तो उसमें 360 दिन का प्रोसेस लगता था, फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करना, फिर उसके अपने ही एक पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। SIFC एक वो फोरम है जिससे चीज़ें फास्ट ट्रैक पर हो सकेंगी। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फोरम to attract FDI in the country. अली भाई लास्ट क्वेश्चन, ये आशर साहब ने ट्वीट किया कि कोई इम्प्लीकेशंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ये जो ईरान और पाकिस्तान की पाइपलाइन को कैंसिल किया गया है, उसकी कोई
नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, कोई पेनल्टीज या कुछ इस तरह का आइडिया है आपको? देखें, इसमें अगर आप ऑन अ ब्रॉडर स्केल देखें तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि हमने एक एग्रीमेंट किया था एक कंट्री के साथ, उन्होंने अपनी तरफ की पाइपलाइन बना ली थी, बट हम अपनी मजबूरियों की वजह से हम ये नहीं कर पाए क्योंकि ईरान पे वेस्ट की सैंक्शंस थी। तो आई थिंक वैसे तो ये मटेरियल पॉजिटिव नहीं है, हम ईरान से बिजली भी खरीदते हैं, बट हम इतना बड़ा गैस पाइपलाइन जो है वो उसको कंक्लूड नहीं कर सके। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बट आई थिंक हमारे ये आपकी जो पेनल्टीज वगैरह जो हैं ये होती ये है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स होती हैं उनमें ये चैलेंज होती हैं और फिर जो है वो कोई पेनल्टी लगती है। आई थिंक उसमें उन फोरम्स पे शायद ईरान का केस जो है वो इतना जो है वो स्ट्रांग ना हो या उसको उस तरीके से परसू ना किया जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए जो है वो पाकिस्तान पर कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगी, बट यस ये एक इमेज या ये कंट्री के लिए वैसे तो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, ये कंट्री के लिए वैसे नेगेटिव है, बट आई डोंट थिंक कि इस पे कोई हमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगी। डेफिनेटली ईरान से शायद हमारे कुछ ताल्लुकात में कशीदगी जरूर आएगी, बट अगर क्या हम पर जिस तरह रेकोडेक के मामले में हम पर एक इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग आई थी कि एक बड़ी पेनल्टी लग जाएगी, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो ईरान पाइपलाइन के लिए हो। थैंक यू अली भाई, ऑलवेज प्लेजर लिसनिंग यू। थैंक यू यूसुफ भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू।